हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम पूर्णा, योर कंसेप्चुअल मेट। और आज के वीडियो में जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। मतलब कि आज हम लोग क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के बारे में भी देख रहे होंगे और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी। सो बेसिकली ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आरबीआई के कंट्रोल में होते हैं और आरबीआई इन इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से ही इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। तो हमारा सबसे पहले क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आता है बैंक रेट। तो बैंक रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई शॉर्ट पीरियड के लिए कमर्शियल बैंक्स को लोन देती है। ठीक है, मतलब कि कमर्शियल बैंक्स को जैसे इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट्स होती है ना, तो आरबीआई उन इमीडिएट लोन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए लोन देती है बैंक रेट के थ्रू। यहाँ पे कैच पॉइंट ये है कि इस लोन के अगेंस्ट आरबीआई कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाती। जैसे कि मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कोई मोर्टगेज होता है, जैसे हम लोग बैंक से लोन लेने जाते हैं तो अक्सर हम लोग को अगर ज़्यादा अमाउंट का लोन है तो मोर्टगेज रखना पड़ता है। तो लेकिन जो बैंक रेट में इंटरेस्ट चार्ज करती है आरबीआई कमर्शियल बैंक से, उसमें लोन तो देती है लेकिन उसके अगेंस्ट में मॉर्टगेज नहीं लेती है। ठीक है, सो अगर इकोनॉमी में आरबीआई बैंक रेट को बढ़ाती है, मतलब कि कमर्शियल बैंक्स को जिस रेट में लोन मिल रहा है वो बढ़ जाता है। सो इसके कारण क्या होता है कि कमर्शियल बैंक्स कम लोन लेते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। तो कम लोन लेते हैं मतलब उनके पास कम पैसा होता है, और अगर उनके पास कम पैसा हुआ तो पब्लिक में भी उन लोग कम पैसा ही लेंड करते हैं। मतलब उन लोग के पास कम कैपेसिटी है लेंड करने के लिए। अब जितना मनी होगा उतने ही उन लोग लोन के जैसे जनरल पब्लिक को देंगे ना। सो इससे क्या होता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाती है। और इकोनॉमी में मनी सप्लाई कब हम लोग को करनी रहती है? इन्फ्लेशन के टाइम पे, जब प्रोडक्ट्स के प्राइजेस, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस बढ़ते जा रहे हो। सो उस केस में अगर लोगों के पास मनी सप्लाई कम होगी तो उन लोग डिमांड कम करेंगे, और अगर डिमांड कम होगी तो अल्टीमेटली प्राइस भी नीचे आएगी। सो ये था हम लोग का बैंक रेट। उसके बाद आता है रेपो रेट। अब रेपो रेट एकदम बैंक रेट जैसे ही होता है कि रेपो रेट में भी जो सेंट्रल बैंक है हम लोग का, वो कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पे कैच पॉइंट या फिर डिफरेंस होता है कि इसके अगेंस्ट में जो सेंट्रल बैंक है वो कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज रखवाता है, मतलब कि कुछ मॉर्टगेज के लिए रखवाता है। ठीक है, सो बेसिकली बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक्स गिव लोन to commercial banks for short period of time against the securities। ठीक है, सो रेपो रेट का भी केस एकदम बैंक रेट जैसा होता है। अगर रेपो रेट बढ़ा मतलब कि कमर्शियल बैंक आरबीआई से कम लोन लेंगे, उनके पास खुद मनी कम होगा तो उन लोग जनरल पब्लिक को कम लोन देंगे, तो इससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। और अगर हम लोग को डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो इसका हम लोग एकदम रिवर्स कर देंगे। अगर रेपो रेट आरबीआई कम कर देता है तो उस केस में कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से ज़्यादा लोन लेंगे। अगर आरबीआई से लोन ज़्यादा लेंगे तो उनके पास मनी ज़्यादा होगा लोन के जैसे जनरल पब्लिक को देने के लिए, तो उन लोग जनरल पब्लिक को ज़्यादा मनी सप्लाई करेंगे जिससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगा और लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा जिससे उन लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो प्रोडक्ट्स के प्राइजेस बढ़ेंगे। तो ऐसे में डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। सो हम लोग सब कुछ इन्फ्लेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं और उसका जस्ट रिवर्स जो होता है वो हम लोग डिफ्लेशन में करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है रिवर्स रेपो रेट। अब रेपो रेट में क्या करते थे? रेपो रेट क्या था हम लोग का कि जिस रेट पे आरबीआई बैंक को कमर्शियल बैंक्स को लोन देता था, और रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। मतलब कि अगर कमर्शियल बैंक्स कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हैं आरबीआई के साथ, सो उसके बदले में आरबीआई जो भी उन लोग को इंटरेस्ट देता है वो आता है हम लोग का रिवर्स रेपो रेट के अंदर। ठीक है, सो रिवर्स रेपो रेट अगर ज़्यादा होता है, मतलब कि आरबीआई अगर ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को डिपॉजिट पे, तो डेफिनेट सी बात है कि कमर्शियल बैंक्स अपना ज़्यादा पैसा ले जाके आरबीआई के पास रखेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। और अगर उन लोग ज़्यादा पैसा अपना आरबीआई के पास ले जाके रख देंगे तो उन लोग को जनरल पब्लिक को देने के लिए कम पैसा बचेगा, मतलब कि उन लोग कम लोन देंगे तो इससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी, और मनी सप्लाई कम हुई तो मतलब कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। ठीक है, तो ये था हम लोग का रिवर्स रेपो रेट का केस। उसके बाद आता है कैश रिजर्व रेशियो। अब कैश रिजर्व रेशियो के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। सो कैश रिजर्व रेशियो मतलब कि इनिशियल डिपॉजिट्स या फिर टोटल डिपॉजिट्स का एक पर्टिकुलर परसेंटेज कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के साथ रखना पड़ता है। तो वो जो पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास रखते हैं उसको हम लोग कहते हैं कैश रिजर्व, और जो रेशियो होता है जो अमाउंट रखना पड़ता है उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो।
सो अगर कैश रिजर्व रेशियो ज़्यादा होगा, मतलब कि कमर्शियल बैंक्स को ज़्यादा अमाउंट आरबीआई के पास रखना रहेगा, तो उन लोग को जनरल पब्लिक को लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा, जिससे कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई डाउन होगी, और मनी सप्लाई डाउन होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। आई होप कि आप लोग को अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ आ रही हूँ। अब आता है हम लोग का स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंदर कमर्शियल बैंक्स के लिए ये कंपलसरी है कि वो इनिशियल डिपॉजिट्स, मतलब कि टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज अपने पास रखें इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स मतलब कि कैश, गोल्ड और ये सब मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब जो कि मतलब इजीली कैश में कन्वर्ट की जा सके, बेसिकली ऐसी सिक्योरिटीज। ठीक है। सो जैसे कि सीआरआर के साथ होता है वैसे ही एसएलआर के साथ भी होता है। तो अगर एसएलआर बढ़ेगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मतलब कि कमर्शियल बैंक के पास कम अमाउंट बचेगा पब्लिक को देने के लिए लोन के जैसे। सो इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी, और मनी सप्लाई कम होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। और इन सब के लिए डिफ्लेशन के लिए बस वाइस वर्सा चलता जाएगा, जो हम लोग ने इन्फ्लेशन के लिए किया उसका एकदम अपोजिट। अब आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई क्या करती है कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज उसके पास है उसको वो कमर्शियल बैंक्स को सेल कर देती है। सो अगर वो कमर्शियल बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल कर देती है, तो उस केस में कमर्शियल बैंक्स उन सिक्योरिटीज के एक्सचेंज में पैसा दे रहे होंगे सेंट्रल बैंक को। तो मतलब कि जो उनके पास मनी बचा पब्लिक को देने को वो कम हो गया, क्योंकि उन लोग ने कमर्शियल बैंक को दे दिया अगेंस्ट द सिक्योरिटीज। सो ऐसे में फिर से इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाती है, और मनी सप्लाई कम होती है तो फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। सो ये थे हमारे सभी क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम लोग देखते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहले आता है राइज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन क्या होता है, तो देखो फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, उनके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, और वो प्रॉपर्टी के पेपर्स लेके वो बैंक के पास जाते हैं और लोन की डिमांड करते हैं। सो फॉर एग्जांपल उनके उस प्रॉपर्टी के पेपर्स की वर्थ थी 3 लाख रुपीज़, और बदले में बैंक उनको लोन देता है 2,70,000 रुपीज़ का। तो ये जो बचे हुए 30,000 रुपीज़ है ना, इसी को मार्जिन कहते हैं। ठीक है। सो अब अगर मान लो आरबीआई ऐसी कोई एडवाइजरी इशू कर दे कमर्शियल बैंक्स को कि आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा देनी है, मतलब कि अगर अब वो 3 लाख के आपको प्रॉपर्टी पेपर्स दे रहे हैं तो उसके रिटर्न में आप केवल 2,50,000 का ही लोन दोगे। सो इस केस में मिस्टर एक्स लोन नहीं लेना चाहेंगे, है ना, क्योंकि पहले उनको 3 लाख के पेपर्स के बदले में 2,70,000 का लोन मिल रहा था। लेकिन अब अगर वो 3 लाख का पेपर रखवाएंगे कमर्शियल बैंक में तो उसके बदले में 2,50,000 का लोन मिलेगा। सो मतलब कि ऐसा हो सकता है कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी जाए तो कम लोग लोन लेना चाहेंगे। सो अगर कम लोग लोन लेंगे मतलब कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगा, और इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगा मतलब कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। ठीक है। सो ऐसे सब कुछ हम लोग को रिलेट करके याद करना है, एकदम रटना नहीं है बिल्कुल भी, इसको अच्छे से रिलेट करो और बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का राशनिंग ऑफ क्रेडिट। अब राशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि क्रेडिट कोटास फिक्स कर दिए जाते हैं फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़, मतलब कि एक पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी के लिए आप इतना ही लोन दे सकते हो। सो अगर क्रेडिट कोटास लगा दिए जाते हैं ज़्यादा, मतलब कि जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जा रहा है, मतलब कि कोटा लगा दिया है, इसके ऊपर नहीं आप दे सकते मनी। सो यहाँ पे मनी सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर दिया मतलब कि जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो गया, और मनी सप्लाई डिक्रीज हुआ मतलब कि हम लोग का इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास है वो है मोरल सुएजन, मतलब कि आरबीआई एडवाइस करता है कमर्शियल बैंक्स को कि वो उसके डायरेक्टिव्स फॉलो करें, जो वो पॉलिसीज बना रहे हैं सीआरआर से रिलेटेड, जो वो मतलब एडवाइजरी इशू कर रहा है लोन से रिलेटेड, लोन देने से रिलेटेड, और जो वो एडवाइजरी इशू कर रहा है क्रेडिट कोटा से रिलेटेड, इन सब की जो भी वो एडवाइजर्स इशू कर रहा है वो कमर्शियल बैंक्स को बोलता है कि आप उन डायरेक्टिव्स को फॉलो करो। ठीक है। सो इससे क्या होता है, मोरल सुएजन मतलब कैसे यहाँ पे क्रेडिट कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट है कि जब इन्फ्लेशन का टाइम होता है तब आरबीआई जाके कमर्शियल बैंक से कहता है कि आपको लोन नहीं देना है, और जब डिफ्लेशन का टाइम होता है तब आरबीआई जाके कमर्शियल बैंक से कहता है कि आपको लोन ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करनी है ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़े। सो इस तरीके से आरबीआई मोरली कमर्शियल बैंक्स को बोलता है, मोरली कमर्शियल बैंक्स को परसुएड करता है कि आप लोन दो या ना दो इकोनॉमी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये होता है हम लोग का मोरल सुएजन। सो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अच्छे से डिटेल्ड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ज़रूर उसको देखिएगा, रीड करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो ये टॉपिक आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा।
So I hope you found this video useful. If you did, then do stay tuned for more such upcoming content. Till then, a very good bye.